हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया हो? चलो बच्चे, हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था बिजनेस स्टडी के अंदर स्टाफिंग। स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है ये हमने देख लिया था। फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग वो हमने डिस्कस की थी। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या चीज़ें फर्दर इस चैप्टर के अंदर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक्स हैं बेटा, जो आपका नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो वहां से हटा दिया गया है, उसको हटा देना आप लोग। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफ हायर करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन को खुद के यहाँ काम करने के लिए क्या करना है? स्टाफ को हायर करना है। तो वो स्टाफ किस तरीके से हायर करेगी, क्या प्रोसेस फॉलो करेगी उन स्टाफ को लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, वो चीज हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर अब आप देखो कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं एक स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो क्या है? देखिए, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, एस्टिमेटिंग। हम लोग एस्टिमेट करेंगे। क्या एस्टिमेट करेंगे भाई? मैन पावर रिक्वायरमेंट। कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है भी? मैं स्टाफ को सिलेक्ट तो तब करूंगा ना जब मुझे ये पता हो कि मुझे कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, किस किस पोस्ट के लिए मुझे स्टाफ की जरूरत है। अगर मुझे ये ही नहीं पता तो फिर मैं अननेसेसरी जिस स्टाफ की जरूरत नहीं है उसको तो रिक्रूट कर लूंगा और जिस स्टाफ की जरूरत है वो रह जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आपका टास्क होता है इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हम लोग ये पता लगाएंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉयज की हमें नीड है और ये एस्टिमेट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं किया तो फिर जो रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज हैं वो तो रह जाएंगे और जो अननेसेसरी जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनको हम लोग क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है बच्चा इसके अंदर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मीनिंग होगा हम लोग एडवर्टाइजमेंट दें या हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे जो वर्कर्स हैं जिनको जरूरत है उन्हें पता चले। हम लोग वर्कर्स के बीच में हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको शेयर करें। जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की उसको शेयर करना इन बिटवीन द वर्कर्स, इन बिटवीन द एम्प्लॉयज, दैट कॉल्स रिक्रूटमेंट। रिक्वायरमेंट डालना उसको हम लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट। अब वो जो रिक्रूटमेंट है, जो हमने रिक्रूटमेंट को हमने बताया है, वो बताने के सोर्सेज क्या हैं वो हम लोग अभी इसी लेक्चर के अंदर आगे देखने वाले हैं कि रिक्रूटमेंट के रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट रिक्रूटमेंट की अगर हम लोग सिंपल बात करें तो रिक्रूटमेंट का मतलब हुआ रिक्वायरमेंट्स को शेयर करना अमंग द एम्प्लॉयज। ठीक है, जो भी आपके प्रपोज्ड, आपको लगता है प्रपोज्ड एम्प्लॉयज हैं जो आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ रिक्वायरमेंट को शेयर करना। देन सिलेक्शन। अब देखो, जो एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज ज्यादा हों बट आपको उनमें से कम चाहिए, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उस जॉब के लिए वो क्या हो सकते हैं? ज्यादा हो सकते हैं, है ना। जो लोग अप्लाई करेंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। उनमें से हमें देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग और हमारी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट एम्प्लॉय कौन है जो इस वर्क को काफी एफिशिएंटली, काफी इफेक्टिव मैनर में कर सकता है। तो हम लोग जो भी हमारी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल्स हैं, उन सब के बेसिस पे हम लोग उन एम्प्लॉयज को जज करेंगे। हो सकता है हम उनका कुछ डेमो वगैरह करवा के देख लें, उनसे हम लोग उनकी वर्किंग का कुछ टेस्ट वगैरह ले लें या रिटन टेस्ट वगैरह हो सकता है,
इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। अभी हमें केवल क्या देखने, स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स। तो सिलेक्शन में हम लोग क्या है, उन एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब जो एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज को आपने क्या कर लिया होगा, सिलेक्ट कर लिया होगा। सिलेक्ट कर लिया हमने ऊपर वाले स्टेप में। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, उन एम्प्लॉयज को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ भैया यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, कि आप इस जॉब के लिए क्या हो गए हो, सेलेक्ट हो गए हो और हम आपको प्लेसमेंट देना चाहते हैं, तो आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए, जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह इशू किया जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो एम्प्लॉयज आपने सेलेक्ट किए हैं, क्या वो एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीकों से, काम करने के ढंग से वाकिफ हैं? जो एम्प्लॉयज हैं वो फैमिलियर है आपकी पॉलिसीज से, मेथड्स, वर्किंग मेथड्स से, इन सब चीज़ों से फैमिलियर नहीं है ना? तो इन सब चीज़ों से फैमिलियर करने के लिए कि भाई हमारा जो वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है। बोलते हैं ना, वो कई मूवी वगैरह में दिखाते हैं, मेरा बोले अपन का काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। वैसे ही क्या होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बताएगा कि किस तरीके से काम करना है। उन स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप जो अपनी वर्किंग करोगे उस वर्किंग को आप कुछ इस तरीके से करो, ये आपकी वर्क प्रोफाइल रहेगी, ये आपके सीनियर्स हैं, ये आपके जूनियर्स हैं, आपको इनसे वर्क मिलेगा, आपको इनको वर्क का रिपोर्ट करनी है। ये सारी चीजें जनरली हम लोग बताते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। अब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस का टाइम टू टाइम एनालिसिस करते रहेंगे। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप क्या करोगे, उनके लिए आप उनको मोटिवेट करोगे कि हाँ आप बहुत अच्छे जा रहे हो, उनकी अप्रेजल्स करोगे बार बार, जिससे उनके अंदर और अच्छा मोटिवेशन मिले, उनको वो ज़्यादा मोटिवेट हो इफेक्टिवली वर्क करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। जो एम्प्लॉयज हैं हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग हमारी पॉलिसीज इस तरीके से रखेंगे, हम लोग जो हमारी स्टाफिंग प्रोसेस है उसके अंदर एम्प्लॉयज को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रमोशन देकर के भी हम लोग एम्प्लॉयज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय जो है आपका, वो काफी टाइम से काम कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक एम्प्लॉय काफी टाइम से काम कर रहा है, आपका वो फेथफुल पर्सन है, तो आप चाहोगे कि ऐसा एम्प्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए काम करता है, उस एम्प्लॉय को उसका जो लेवल है उससे कुछ आगे बढ़ाया जाए। तो अगर उसका वर्किंग स्टाइल अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, स्किलफुल पर्सन है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, टाइम टू टाइम प्रमोशन भी हम लोग उन एम्प्लॉयज को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कंपनसेशन। कंपनसेशन के अंदर क्या होता है बच्चे, कंपनसेशन का मीनिंग समझते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ एजेंसीज जो होती हैं वो अपने स्टाफ को हायर करती है फॉर ए सर्टेन टाइम। जैसे कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है फॉर 5 years और एनी अदर टाइम जो भी प्रिस्क्राइब किया गया कंपनीज एक्ट में। अब उस टाइम पीरियड के अंदर उस एम्प्लॉयज को सर्टेन अमाउंट फिक्स करके दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेम्यूनरेशन, है ना? वो आपका वेजेस भी हो सकता है या सैलरी भी हो सकता है। वेजेस और सैलरी, वर्कर्स के लिए वेजेस होंगी, डायरेक्टर्स के लिए क्या हो जाएगी, वहां पे सैलरीज हो जाएंगी। अब जो वर्कर्स हैं उनको जो हम पेमेंट कर रहे हैं, उस पेमेंट का बेसिस क्या रहेगा, उस पेमेंट का बेसिस क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर जो है वो हमारे यहाँ कोई आइटम बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है जो नंबर ऑफ पीसेस में बना रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वर्कर के लिए फिक्स कर सकते हैं कि आप अगर 1 यूनिट बनाओगे तो हम आपको 1 यूनिट के लिए 5 रुपीज देंगे, 10 रुपीज देंगे, 2 रुपीज देंगे, अकॉर्डिंग टू द पीस। भी वो एक दिन में मान लो नंबर ऑफ पीसेस 500 बना रहा है,
और हमने 1 यूनिट के लिए 3 रुपीज दिए, तो 1500 रुपये डेली के हिसाब से उसको पेमेंट हो गया। जितने पीस बनाएगा पीस बेस्ड हम लोग उसको पेमेंट कर सकते हैं। या फिर दूसरा सिस्टम क्या होता है आपका, टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड के अंदर क्या होगा कि वर्कर ने हमारे यहाँ कितने, एक दिन में कितने आवर्स वर्किंग आवर्स है, कितनी टाइम उसने वर्क किया, और उस वर्क टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको पेमेंट करें। ये सारी चीजें जनरली हमें जो कंपनसेशन वाली है, ये आपका एक सब्जेक्ट चलता है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर आप समझते हो कि जो लेबर आपके यहाँ काम करती है, जो वर्कर्स एम्प्लॉइज आपके यहाँ काम करते हैं, उनको पेमेंट कैसे करना होता है, या इधर पीस रेट सिस्टम और टाइम रेट सिस्टम। उसके अलावा ये तो हो गया उनको जो एक फिक्स रेम्युनरेशन और सैलरी हम दे रहे हैं, टाइम बेस्ड या फिर पीस रेट बेस्ड। एक और जो चीज आती है वो आती है, हम जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं। कैसे? ये तो थे मॉनेटरी बेनिफिट्स, उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स उनको मिलते हैं नॉन फाइनेंशियल। कैसे? जो वर्कर्स हैं उनको आपने क्या किया, बाहर से अगर कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है, उसको आपने उनके रहने का अरेंजमेंट करके दिया। इट मीन्स काइंड के अंदर हो गया, वो कैश में नहीं हुआ, जो उसको रहने के लिए जो जगह चाहिए वो कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी है, खुद के क्वार्टर्स दे रखे हैं, तो उसके अंदर रहेगा, उसका रहने का खर्चा बच गया। इसी तरीके से जो वर्कर हमारे साथ काम करेगा उसके हम लोग हेल्थ के इंश्योरेंस करवाएंगे, हेल्थ का इंश्योरेंस, उसके अलावा उसके फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, अपने पास जैसे हिसार के अंदर जिंदल इंडस्ट्रीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और जिंदल जो है, जिंदल ग्रुप का एक स्कूल भी है जिसको हम लोग OPGMS के नाम से जानते हैं। ओम प्रकाश जिंदल जो स्कूल है OPGMS के नाम से जानते हैं हम लोग। उसके अंदर क्या है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं जिंदल इंडस्ट्रीज के, जो जिंदल से जुड़े हुए एम्प्लॉइज, अगर उनका कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए फीस लगती है ओनली 10%। ओनली 10%। जितने भी जिंदल के वर्कर्स हैं, जिंदल का एक हॉस्पिटल भी है, अगर उसके अंदर उनमें से किसी का ट्रीटमेंट होता है तो वो ट्रीटमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट, या एक नॉमिनल से अमाउंट चार्ज करना और उसके अंदर काफी अच्छी क्वालिटी की सर्विस देना। जैसे स्कूल के अंदर जिंदल के, अगर आप स्कूल की फीस की बात करोगे तो 1 लाख रुपीज अप्रोक्स रहती है भी। जो आपकी 2nd 3rd क्लास है वहां पे भी वो 7-8 हज़ार रुपये मंथली रहता है, प्लस अदर चार्जेस वगैरह वो सब रह गए। बट अगर वही पर्सन क्या है, एम्प्लॉई का कोई, अगर वही बच्चा किसी एम्प्लॉई का है जिंदल के, तो फिर उसकी फीस वही 1800 रुपये मंथली एक नॉर्मल सी फीस हो गई, है ना। तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारा किसका, जो वर्कर्स हैं उनको हम लोग कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर बच्चों की एजुकेशन का हो सकता है, फैमिली के इंश्योरेंस का हो सकता है, हेल्थ का कुछ हो सकता है, या अदर कोई बेनिफिट फूड एंड बेवरेजेस का हो सकता है कि जहां वो रह रहे हैं उनको फूड फ्री में प्रोवाइड करवा दिया जाए, और बेनिफिट्स जो ठीक लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन को वो सब इसके अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हुए हमारे स्टेप्स क्या होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के। अब स्टाफिंग अगर करनी है तो हमने देखा मेजर क्या था अपना, कि सबसे पहले मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स, ये तो इंटरनल ही हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि जो स्टाफ हमें चाहिए उनको हम लोग रिक्रूट कहाँ से करेंगे, उस रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी, रिक्रूटमेंट के सोर्स क्या है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट करने के 2 सोर्स हो गए मेजरली, एक तो हो गया इंटरनल सोर्स एंड द अदर वन इज, समझदार हो, एक्सटर्नल सोर्स। एक इंटरनल है तो दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल। अब इंटरनल का मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम लोग जुगाड़ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम लोग सेटल कर देंगे किसका, एम्प्लॉइज का, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उनसे हम लोग पूछेंगे भाई हमें इस पोजीशन के लिए पर्सन चाहिए, तो क्या क्या हो सकते हैं इंटरनल सोर्स, प्रमोशन, जैसा कि हमने थोड़ी टाइम पहले डिस्कस किया। एक एम्प्लॉई काफी अच्छा काम कर रहा है, काफी टाइम से आपके साथ जुड़ा हुआ है, एफिशिएंसी अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, स्किल्स अच्छी है, तो क्या उस एम्प्लॉय को प्रमोट करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। अगर आप उसको प्रमोट नहीं करोगे
और नया एम्प्लॉय उसके ऊपर पोस्ट पे आ गया जिसके पास नॉलेज उतना ही है, एक्सपीरियंस कम है, स्किल्स कम है, तो उसको अंदर ही अंदर ये रहेगा, यार मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं इतना काम करता हूं, क्या फायदा, हूं तो आज वहां का वहीं जहां से स्टार्ट किया था। लेकिन अगर उसको प्रमोशन मिल रहा है तो वो और मोटिवेट होगा, क्यों, कि मैं और अच्छा काम करूं, बहुत अच्छा काम करूं, और जितना अच्छा काम करूंगा उतने ज्यादा प्रमोशंस मेरे को मिलते जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर। कई बार क्या होता है, हमारा जो एक एम्प्लॉय होता है उसके अंदर मल्टीटास्किंग स्किल्स होती है, या एक जॉब पे मान लो क्या है, थोड़े एक्स्ट्रा वर्कर्स हमारे पास हैं और दूसरी जॉब पे उसी टाइप के वर्कर्स की कमी है, तो जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम लोग एक जॉब से दूसरी जॉब पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही वर्कर है, पहले मान लो वो जॉब नंबर ए में काम कर रहा था, अब उसको जॉब नंबर ए से उठा के हमने कहां शिफ्ट कर दिया, जॉब नंबर बी पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ले ऑफ। ले ऑफ का मीनिंग समझना जरूरी है। ले ऑफ क्या होता है भाई, कई बार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन काफी अच्छा होता है, और जो एम्प्लॉय है वो भी एम्प्लॉयर का ट्रस्टवर्दी होता है, लेकिन एम्प्लॉय जो है उसके लिए एम्प्लॉयर के पास काम ही नहीं है। एम्प्लॉयर उसको कहता है कि भाई एक काम कर, थोड़े टाइम तू तेरा कुछ और सिस्टम देख ले, कहीं और वर्क करना है, कुछ जॉब करनी है, तू देख ले, जैसे ही रिक्वायरमेंट रेज होगी सबसे पहले मैं तेरे को ही बुलाऊंगा। मींस एम्प्लॉय को भी पता है कि सबसे पहले उसी को बुलाया जाएगा, और एम्प्लॉयर को भी पता है कि अगर मुझे रिक्वायरमेंट हुई तो सबसे पहले मैं इसी पर्सन को बुलाऊंगा। तो ये एक दूसरे के अच्छे रिलेशन का रिजल्ट होता है। अगर दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है, अच्छा है, तो पता चला कि जैसे ही रिक्वायरमेंट रेज होगी सबसे पहले मुझे बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से कई बार जैसे ऐसा रहता है कि सीजनली हम लोग जहाँ पे ये चीज सीजनल एम्प्लॉयमेंट जहाँ होता है वहाँ बेसिकली ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं कि ठीक है जैसे ही वापस से रिक्वायरमेंट आएगी सबसे पहले हम आपको बुला लेंगे। नेक्स्ट है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनकी एज तो हो गई भी, आपने एक क्राइटेरिया बना रखा होगा 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, व्हाटएवर जो भी आपका क्राइटेरिया है कि अगर इतने साल का कोई पर्सन हो गया तो उसको अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ से रिटायर कर देंगे। अब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट जॉब नहीं कर पाएगा, बट आपको लगता है कि यार उस बंदे में काम करने का जुनून है अभी भी, और वो बंदा जो है उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो एम्प्लॉयज आपके रिटायर्ड हुए हैं या ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने किसी रीजन से अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था, एक नेम सुना होगा आपने VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जहां पे एम्प्लॉय अपनी मर्जी से एज होने से पहले ही क्या करता है, रिटायरमेंट ले लेता है। उस केस में उन एम्प्लॉयज को वापस कॉल करना, ये भी क्या है आपका इंटरनल सोर्स, जहां पे आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है कहीं ना कहीं आप उन्हीं से जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसको फिल कर रहे हो, तो वो क्या होगा आपका, उससे फिल करने वाले को हम लोग बोलेंगे इंटरनल सोर्स। सेकंड क्या है, एक्सटर्नल सोर्स, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनसे काम ना चला के हम लोग बाहर की दुनिया से क्या करें, नए वर्कर्स, नए एम्प्लॉयज लाएं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स के अंदर क्या क्या होता है, देखिए फर्स्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हमने क्या किया, जो भी एम्प्लॉयज आए उनका हमने चेक किया, एग्जामिन किया कि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं क्या, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, हम उनको डायरेक्ट ही क्या करेंगे, रिक्रूट कर लेंगे विदाउट एनी मीडिएटर, विदाउट एनी सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑल। सेकंड कैजुअल कॉलर्स, सीजनल जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, ऐसे बिजनेस जहां पे सीजन के अंदर डिमांड ज्यादा होती है, अगर आपको लगता है कि हाँ अब मुझे ज्यादा लोगों की डिमांड है, उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि हमें इस चीज के लिए कोई पर्सन चाहिए। जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है सारा क्या है, ऑनलाइन का ट्रेंड है, तो हमें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए या ऑनलाइन प्रमोशन के लिए कोई पर्सन चाहिए। तो जब भी स्कूल्स में एडमिशन का टाइम आएगा तो जो आपका ऑनलाइन जो बंदा प्रमोट कर सकता है चीजों को, उसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, है ना।
भी आपके यहाँ पे ये मान लो कि अब स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं, स्कूल्स के अंदर जाना अलाउड नहीं है। उस केस में आप डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हो, जो भी प्रमोशन करता है पर्सन, वो एक ऑनलाइन प्रमोशन करने वाला पर्सन आपने हायर कर लिया। जैसे ही आपका एडमिशन का काम कंप्लीट हुआ, आप उसको रिलीज कर सकते हो। सिंपल सा है। क्यों करेंगे रिलीज? क्योंकि उतने टाइम की फिर हमारी सैलरी बच जाएगी। एडवर्टीजमेंट, आपको ज्यादा एम्प्लॉइज चाहिए या फिर एफिशिएंट एम्प्लॉय चाहिए तो क्या कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। एडवर्टीजमेंट किसमें हो सकता है, कोई भी आपकी लोकल न्यूज़पेपर वगैरह हो गए, या फिर थोड़े से वाइड लेवल पे जो न्यूज़पेपर हो गए वो हो गए, या फिर अदर सोर्सेज भी आपके सोशल साइट्स वगैरह जैसे आप की आजकल काफ़ी फेमस है एडवर्टीजमेंट वगैरह डालने के लिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे क्या किया गया, एडवर्टीजमेंट डाला गया कि हमें एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयज एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक जगह से दूसरी जगह पे एम्प्लॉय को लेकर के आना। जैसे मान लो अभी आपने अगर क्रिकेट वगैरह आप देखते हो या फिर आप कबड्डी वगैरह देखते हो, तो आईपीएल और प्रो कबड्डी दोनों चीजें देखी आपने। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो पहले किसी एक टीम से खेल रहे होते हैं, बाद में किसी और टीम में चले जाते हैं, है ना। एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज विंडो ओपन होती है कि हाँ हम हमारे ये 2 प्लेयर आप ले लो, आपका 1 प्लेयर ये हमें दे दो, एंड ऑल। इस टाइप से जो एक्सचेंज होता है वो भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एक ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय लेके आना और उनको दूसरा एम्प्लॉय देना, वो क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये भी क्या है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है एज वेल एज इंटरनल भी हो सकता है। अगर इंटरनली करोगे तो ट्रांसफर हो गया, और अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से करोगे तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज, कई बार जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो उनका जो नेटवर्क होता है काफी अच्छा होता है। नेटवर्क इन द सेंस कि वो जिन लोगों से जुड़े हुए हैं उनको पता होता है कि जैसी रिक्वायरमेंट के लिए आपको पर्सन चाहिए वैसा पर्सन हमारा नोन है। अगर उस पर्सन से आप बात करो तो हो सकता है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयज से भी हम लोग पूछ सकते हैं कि देखो जी हमारी इन पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको अगर इनमें इन पोस्ट के लिए कोई भी एफिशिएंट पर्सन मिलता है तो आप उस पर्सन को बताओ कि वो हमें ज्वाइन करे। तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज है कई बार वो भी रिकमेंडेशन देंगे, तो उससे भी क्या हो सकता है, रिक्रूटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। कई बार क्या होता है, हम लोग एम्प्लॉयज फाइंड आउट ही नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि भाई जितनी लेबर चाहिए जो भी करना है वो सब आप जानो, आप ही लेबर लाओगे, आप ही एडजस्ट करोगे, कोई चला गया तो आपको ही ढूंढना है, आपको ही करना है, हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो हमने सारी हेडेक खत्म की कि अगर मैं ढूंढूंगा लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स का बेनिफिट क्या होगा, फिर ना तो मुझे ये सब करने की जरूरत कि स्टाफिंग प्रोसेस पूरी फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं क्यों देखूं लेबर एफिशिएंट आ रहा है नहीं आ रहा, लेबर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, अच्छे से काम कर रहा है क्या, कैसे, सारी हेडेक किसकी है, जो लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उसकी। मुझे तो बस टाइम पे मेरा काम कंप्लीट चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्या आता है, प्लेसमेंट एजेंसीज। कई बार क्या होता है, जो बड़ी सिटीज होती हैं वहां पे होती हैं जनरल ये प्लेसमेंट एजेंसीज। मुझे अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जो मेट्रो सिटीज है वहां पे अगर आपको रहने के लिए जगह चाहिए तो आप ढूंढते रह जाओगे, जल्दी से आपको जगह नहीं मिलती। तो वहां पे क्या होता है, जो लोग वहां रहते हैं वो जाते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज के पास। ऐसे ही जो वर्कर्स होते हैं उनको जॉब अगर नहीं मिलती वो कहां जाएंगे, प्लेसमेंट एजेंसीज के पास। ये प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है, ये आपको बताएंगी कि आप यहां चले जाएं, इस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, यहां पे आपको जॉब मिल जाएगी, और उसके बदले क्या करेंगे, जो भी आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी है उसका 30, 40, 50% वॉट एवर एक रेशियो जो उन्होंने डिसाइड किया है वो आपसे वो चार्ज करेंगे। सिमिलरली वो एक फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं किससे, उस कंपनी से भी वो आपसे भी पैसा ले लेंगे कुछ, और कुछ उस कंपनी से ले लेंगे। ये तो उनका अर्निंग का सोर्स हो गया, और वो इसके बदले क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयज हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एम्प्लॉयज प्रोवाइड करवा देते हैं विदाउट एनी हायर कॉस्ट। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग, जो आप लोग सबसे ज्यादा देखते हो आज के टाइम पे, सबसे ज्यादा करते हो।
वेब पब्लिशिंग, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, Naukri.com वगैरह एंड ऑल, क्विकर, क्विक जॉब्स, ऐसी बहुत सारी साइट्स बनी हुई हैं, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जिन पे क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को डालते हैं और वहाँ लोग बाग उन रिक्वायरमेंट्स को देख करके, जैसे आपका एक और आया आजकल लिंक्डइन के अंदर भी क्या है, एक दूसरे को रेफर करना कि हाँ यहाँ पे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप देखो, सर्च करो। ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे देख करके जो पर्सन्स हैं, जो नीडी पर्सन्स हैं, वो अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा आज के लेक्चर के अंदर। फर्स्ट देखा स्टाफिंग के प्रोसेस क्या है। स्टाफिंग के प्रोसेस को क्विकली अगर रिवाइज करें तो देखो कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें कितने स्टाफ की जरूरत है, एस्टीमेट रिक्वायरमेंट अगर पता चल गई तो क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। अगर रिक्रूटमेंट किया तो क्या होगा, कुछ लोग हमारे पास आएंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन अगर हमने कर लिया तो उनको बताएंगे जी हाँ आप सेलेक्ट हो चुके हो। उसके लिए क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आफ्टर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आप क्या बोलोगे, अच्छा जी हम आपको कुछ ट्रेनिंग तो दे दें, कुछ स्किल्स तो डेवलप कर दें। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, प्रमोशंस एंड कॉम्पनसेशन। उसके बाद हमने देखा सोर्स क्या है रिक्रूटमेंट के, दो सोर्स देखे हमने, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर क्या थे, 4 थे। फर्स्ट था आपका प्रमोशन, सेकंड था ट्रांसफर, थर्ड था ले ऑफ और फोर्थ था आपका री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज। सिमिलरली एक्सटर्नल सोर्सेज की बात की, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हो सकता है, कैजुअल कॉलर्स हो सकते हैं, वहां पे एडवर्टीजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो सकता है, या फिर जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयज है वो रिकमेंड कर सकते हैं, या लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लेसमेंट एजेंसीज और वेब पब्लिशिंग। इसके अलावा कुछ अदर सोर्स भी हो सकते हैं, अगर आपको दिए हुए रीड कर लो, समझ आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो है इनकी मेरिट्स क्या है, इंटरनल सोर्स के और एक्सटर्नल सोर्स के, और डिफरेंस क्या होता है दोनों का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, इंटरनल सोर्स की मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है ये सब चीजें बुक से रीड करनी है, रीड करके समझ के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिस करोगे आप जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनकी, और अच्छे से स्टडी करोगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिली है आपको घर पे बैठ के पढ़ने की, उसको वेस्ट नहीं करना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, कमेंट करें, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं जो सिमिलर लेवल पे जिनको क्लासेस की नीड है उनके साथ वीडियोस को शेयर भी करें। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।